हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूँ 11th क्लास की फिजिक्स के लिए। और आज का जो लेक्चर होने वाला है थोड़ा काम का होने वाला है, क्योंकि अपन लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में, जिसमें एसआई यूनिट, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, ये सब के बारे में अपन ने बहुत डिटेल में देखा था। और अब जो होने वाला है वो अपने एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट पढ़ेंगे, और कुछ अपन प्रेफिक्स पावर्स ऑफ 10 में पढ़ेंगे। उसके अलावा एक पैरेलैक्स मेथड पढ़ाऊंगा जो आपके आगे जाके काम आएगा एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए, और लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अगर इसको नोट करना जरूरी है, आप एग्जाम में आपके काम आएगा। और इसको जरूर कॉपी पेन ले लीजिए और अपनी कॉपी में जरूर नोट करते रहिए। अगर पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आगे के लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसमें जो अपना पहला टॉपिक आज होने वाला है वो अपना होने वाला है एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। एडवांट पेन नहीं चल रहा है। एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के एडवांटेज क्या है? ठीक है, एसआई सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो एसआई सिस्टम के बारे में आप जान लीजिए, एक इंटरनेशनल सिस्टम है। पढ़ा था अपन ने, इसके प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो आप कॉपी पेन लेके आ जाइए और इसको नोट जरूर कीजिए। तो क्या है द मेन एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम over the other symbol, over the other system, over the other systems of units, over the other systems of unit are as follows. पहला याद रखिए आपको, पहला एडवांटेज तो ये है, एक रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है, एक रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि एसआई सिस्टम इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब ये होता है कि आप जब इसको देखोगे तो एक पर्टिकुलर उसके लिए एक ही यूनिट का यूज होता है, कि जैसे लेंथ के लिए मीटर का यूज होता है, मास के लिए ग्राम किलोग्राम का यूज होता है। तो एक रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में इसको काउंट करते हैं एक तरीके से। ठीक है, दूसरा एसआई सिस्टम is a मैट्रिक्स सिस्टम। मतलब मैट्रिक्स सिस्टम क्यों बोला गया है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा सिस्टम जो एमकेएस सिस्टम का एक तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म है। मतलब एक तरीके से एमकेएस सिस्टम को ही क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया। तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, मैट्रिक्स सिस्टम। थर्ड है आपका ऐसे सिस्टम इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब ये है कि जब एक यूनिट से दूसरी यूनिट के लिए इसका रिलेशन जब बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास जो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है, या फिर आपको पता है कि एक मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, वो होते हैं 100 सेंटीमीटर। या आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, वो आपको पता है। या फिर 1 केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, एक कोहेरेंट सिस्टम को डिनोट करती है, जो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट से क्या बना सकती है, इसका रिलेशन बना सकती है आसानी से। थर्ड फोर्थ पार्ट जो है, it is a international
इट इज अ इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओ यूनिट सेम मिलेगी, डायमेंशन सेम मिलेंगे। मतलब जैसे कि आप अगर यहाँ पे वेट्स एंड मेजरमेंट करोगे कि जैसे कि आपने किसी चीज को आपने वेट करा कि जैसे आपका वेट यहाँ पे 60 kg, अमेरिका चले जाओगे तो उस सेम वेट मशीन से मेजर करोगे तो वहां पे भी आपका वेट 60 kg निकलेगा, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे ये एडवांटेजेस थे, ये आपको चारों एडवांटेजेस पता होने चाहिए, आपके काम आएंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे जो आपके काम आने वाले हैं प्रेफिक्स, जो आगे कहाँ किसी भी यूनिट के आगे लग सकते हैं, तो उसकी टेबल बनाऊंगा, आप उसको नोट करिए, समझिए उसको। यहाँ पे जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है प्रेफिक्स, प्रेफिक्स ऑफ पावर, प्रेफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10, प्रेफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10। ठीक है, क्या है प्रेफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10? 10 की पावर के बारे में प्रेफिक्स, प्रेफिक्स हमेशा कितना लगता है, आगे की साइड जो लगता है, और सफिक्स पीछे की साइड जो लगता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। देखो ऐसे सिस्टम के अंदर आपको पता है कुछ बिग यूनिट होती है, कुछ स्मॉल यूनिट होती है, तो इस फंडामेंटल जो प्रेफिक्स और सफिक्स जो रहते हैं तो उनके बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं। पहले इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए तो आपको बातें क्लियर हो जाएंगी क्या चाहता है ये। इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम कॉमा it is possible, it is possible it is possible to obtain, it is possible to obtain small, smaller and bigger, smaller and bigger units by smaller and bigger units by adding a suitable, by adding a suitable prefix to the fundamental, to the fundamental, to the fundamental unit, full stop. The prefix, the prefix, the prefix, their value, their values and symbol, their value and symbols are given the, given in the, given in the following, given in the following table। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सिस्टम के अंदर जो पॉसिबल स्मॉल और बिगर यूनिट्स जो रहते हैं, जो सूटेबल प्रेफिक्स लगते हैं किसी भी फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर, तो वो एक सिंबल जो बताऊंगा मैं आपको वो एक टेबल के जरिए बता दूंगा, तो आप उस टेबल को समझ सकते हैं, ध्यान दीजिए उसके ऊपर। और इतना ये नोट करना जरूरी है, काम आती है सब चीजें, नॉलेज में रहती है, इसलिए मैं बोर्ड पे लिख दिया है। अब मैं उस टेबल को ड्रॉ करूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। टेबल इस तरीके से है, पावर ऑफ 10, उसके बाद प्रेफिक्स, उसके बाद सिंबल,
फिर वापिस पावर ऑफ 10, उसके बाद प्रेफिक्स सिंबल, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन को बात ध्यान रखनी कि कौन कौन से, सबसे पहले मैं आपको बिगर पावर पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद स्मॉलर पावर की तरफ आएंगे अपन। तो बिगर पावर में अपने पास क्या क्या चीजें हैं वो ध्यान दीजिए। तो पहला जो अपने पास है वो है 10 टू द पावर 1। 10 टू द पावर 1 में जो प्रेफिक्स यूज होता है वो होता है डिका, ठीक है। इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं डी है, ठीक है। पहला आपका है डिका, ठीक है। उसके अंदर 10 की पावर 1 मतलब सिंपल 10 यूज कर सकते हो। डिका मीटर वो आप कैसे भी ध्यान रख सकते हो। फिर उसके बाद आता है 10 टू द पावर 2। इसके आगे आता है हेक्टो। क्या आता है? हेक्टो। हेक्टो के लिए जो सिंबल यूज होते हैं स्मॉल एच। अपन जो खेत नापते हैं तो उसके अंदर क्या है, हेक्टर के अंदर नापते हैं तो हेक्टो, हेक्टो, ठीक है। हेक्टोमीटर, ठीक है। हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें आती है। हेक्टो जहाँ पे भी लगाओ तो उसके साथ क्या मल्टीपल में 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2। 10 की पावर 3 का मतलब होता है किलो। किलो, किलो के लिए यूज करते हैं के। आपको पता होना चाहिए कि किलो, जैसे कि किलोग्राम, किलोग्राम अगर लग गया 1 kg तो इसका मतलब कितना होता है 1000 ग्राम। अगर जैसे लग गया किलोमीटर तो इसका मतलब होता है 1000 मीटर। तो किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। आपको रखना है 1000 मतलब 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 होता है किलो का मतलब। किलो किसी के बाद लग गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई कर दो और पीछे का जो सब्सक्रिप्ट जो भी है उसको अपन ऐसा कैसा छोड़ देंगे। आगे यहाँ पे आ रहा है अपने पास 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 जो आती है उसको लिखते हैं मेगा। मेगा के लिए यूज करते हैं कैपिटल एम। मेगा मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स तो बहुत बड़े स्तर पे रहते हैं इसलिए उनको मेगा बोलते हैं। उसके बाद आता है मेगाबाइट। मेगाबाइट आपको पता है कि एमबीज में यूज करते हैं मेगाबाइट, कैपिटल एम बी, ठीक है। वो बी का मतलब बाइट होता है, तो मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 के बारे में बात कर रहा है। और उसके बाद आता है 10 टू द पावर 9, उसको बोलते हैं गीगा। गीगा कैपिटल जी यूज करते हैं, जीबी मतलब 10 टू द पावर 9 के बारे में। इतनी बाइट्स होती है, इतनी बीट्स होती है, उसके अंदर इतनी बाइट्स होती है। उसके बाद आता है 10 टू द पावर 12। 10 टू द पावर 12 जो होता है वो है टेरा। टेरा, टेरा के लिए जो यूज होता है कैपिटल टी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है 10 टू द पावर 18, ये होता है आपका पेंटा, ठीक है। 10 टू द पावर 15, 18 इसके बाद आएगा, 15 जो आता है उसको बोलते हैं पेंटा। क्या बोलते हैं? पीटा। पीटा, और इसके लिए यूज होता है कैपिटल पी। और 10 टू द पावर जो 18 आता है उसके लिए यूज होता है एक्सा। एक्सा, इसके लिए यूज होता है कैपिटल एक्स ई, ठीक है, कैपिटल ई, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आप ध्यान से, 10 टू द पावर 6 के लिए मेगा, 10 टू द पावर 9 के लिए गीगा, और 10 टू द पावर जो आपके पास 15 है उसके लिए जो यूज होता है वो पीटा यूज होता है। 10 टू द पावर 12 के लिए टेरा यूज होता है कैपिटल टी, और 10 टू द पावर 18 के लिए होता है एक्सा। ये तो हो गई अपनी बिगर पावर्स के बारे में। अब स्मॉलर पावर्स की तरफ जाएंगे तो स्मॉलर पावर्स में जो अपने पास आती है पहली जो है वो अपने पास है 10 टू द पावर -1। -1 मतलब 1 के अपॉन में 10 लिखो, 1 के अपॉन में 10, 1/10 बोल सकते हो आप इसको सिंपली। इसके लिए जो यूज होता है वो डेसी, डेसी यूज होता है, वो स्मॉल डी का यूज करते हैं। उसके बाद होता है 10 टू द पावर -2, इसके लिए यूज होता है सेंटी। सेंटी के लिए सी यूज होता है, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, ठीक है। तो ये सब क्या है? सेंटी मतलब 10 टू द पावर -2। उसके बाद होता है 10 टू द पावर -3, इसके लिए यूज होता है मिली, ठीक है। मिली मतलब 10 टू द पावर -3 मतलब 1000 से डिवाइड करना रहता है, ठीक है। तो मिली यूज होता है, इसके लिए यूज करते हैं स्मॉल एम का यूज करते हैं मिली के लिए। उसके बाद 10 टू द पावर -6 के लिए जो यूज करा जाता है वो इसका रहता है माइक्रो। माइक्रो के लिए यूज करते हैं, ऐसे यू लिख दीजिए, फिर ऐसे करके इसको डंडा यहां से यू कर दीजिए, तो इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं इसको? म्यू। यू लिख के ऐसा डंडा साइड में से स्लाइड कर दो तो उसको बोलते हैं म्यू। माइक्रो मतलब होता है 10 टू द पावर -6 मतलब 1 के अपॉन में, कि 1 लिख के कितने जीरो लगाने, 1/000060 लगाने आपको एक तरीके से। फिर उसके बाद आता है 10 टू द पावर -9, इसको बोलते हैं नैनो, ठीक है। नैनो मतलब अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो कौन सी चल रही है? नैनो टेक्नोलॉजी चल रही है,
ठीक है, तो नैनो के लिए यूज करते हैं, स्मॉल एन का यूज करते हैं। नैनो के लिए जो यूज होता है स्मॉल एम, नैनो कार भी आई थी। उसके बाद आता है 10⁻⁻12। 10⁻⁻12 के लिए जो यूज नाम आता है वो आता है पीको। पीको, पीको के लिए यूज करते हैं स्मॉल पी। उसके बाद आता है 10⁻⁻15, उसके लिए आता है फेमटो। फेमटो, फेमटो के लिए जो यूज करते हैं स्मॉल एफ का यूज करते हैं। उसके बाद आता है ऑटो। ऑटो, इसके लिए यूज करते हैं अपन 10⁻⁻18 जो आता है उसको बोलते हैं ऑटो। ऑटो, इसके लिए आता है स्मॉल ए का। ठीक है, तो ये सब जो स्मॉलर जो यूनिट्स के सब्सक्रिप्ट्स हैं आपके पास प्रेफिक्स हैं, और ये हायर के आपके पास प्रेफिक्स हैं, ये हायर ये स्मॉल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 10⁻⁻1 के लिए डेसी, 10⁻⁻2 के लिए सेंटी, 10⁻⁻3 के लिए मिली, 10⁻⁻6 के लिए माइक्रो, 10⁻⁻9 के लिए नैनो, 10⁻⁻12 के लिए पीको, 10⁻⁻15 के लिए पेंटो, 10⁻⁻18 के लिए ऑटो। तो ये सब क्या है आपके लिए पास स्मॉलर यूनिट, और ये हायर प्रेफिक्स आपके पास यूज होते हैं। तो इस टेबल को पूरा ड्रॉ कर लीजिए, या आगे जाके आपके काम आएंगे, तो उस समय आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सेंटी कैसे लगा, आगे मिली कैसे लगा, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी में इसको मेंशन कर रब कर रहे हैं। अब हम अगला जो टॉपिक होने वाला है वो पैरेलैक्स के ऊपर होने वाला है। पैरेलैक्स क्या होता है कि जब अपन किसी चीज को देखते हैं और उसमें क्या रिलेटिव शिफ्टिंग जो दिखता है, जैसे कि अपन दूर से किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो अपन को ऐसा लगेगा वो चीज है यहाँ पे, मगर आपको रिलेटिवली शिफ्ट वो इधर रहता है, मगर आपको थोड़ा इधर स्लाइड में दिखता है। तो वो जो रिलेटिव शिफ्टिंग जो होती है उसको बोलते हैं पैरेलैक्स। तो इसको कैसे दूर करते हैं, इससे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो अपने पास जो अगला टॉपिक है वो है पैरेलैक्स। पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या है? ये मेथड जो यूज होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो आप लिख लीजिए दिस मेथड is used to determine the distance of distant ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस मेथड का यूज करके अपन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। पैरेलैक्स क्या होता है, अगला जो पार्ट आता है अपने पास वो आता है व्हाट इज पैरेलैक्स। वही है रिलेटिव शिफ्टिंग। ठीक है, पैरेलैक्स क्या होता है? तो पैरेलैक्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो आप एक तरीके से सिंपल वे में लिख सकते हो रिलेटिव शिफ्ट इन द position, relative shift in the position of object, relative shift in the position of object due to change in observation, due to change in the observation point is called पैरेलैक्स। ठीक है, पैरेलैक्स जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है, रिलेटिव शिफ्ट होता है कि जब अपन किसी भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कर लें, अपन चेंज कर लें। उसकी क्या लिखा हुआ है, इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज हो जाएगा तो उसके कारण जो ऑप्टिकल जो शिफ्टिंग जो होती है, रिलेटिव शिफ्टिंग जो होती है, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं। तो इसका डायग्रामेटिकली कुछ बातें हैं। डायग्राम जो है वो इसका ये है, ये आपका डायग्राम है। यहाँ पे थीटा एंगल में एक हो रहा है, ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट,
एक ए हो गया, एक बी हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये डी है, और ये आपके पास इसको अपन दे देते हैं स्मॉल बी। ठीक है, एंगल बन रहा है, ये इसका आर्क हो गया एक तरीके से, ए बी एक आर्क हो गया। तो आपको पता है कि आप पढ़ चुके छोटी क्लासेस में, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ बातें लिख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन two points, the distance between 2 points of observation। ठीक है, पॉइंट ऑब्जर्वेशन कौन सा, ए और बी। ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेस, फुल स्टॉप। द एंगल सबटेंडेड by the base, the angle subtended by the base at the object is called। जो एंगल जो बन रहा है बेस से, उसको अपन क्या बोलेंगे, नोट करते जाइए, पहले भी बोल रहा हूँ मैं, बाद में बोलूंगा। ठीक है, ये बाय द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। मतलब ये जो आपका हो गया, ये एक तरीके से हो गया आपका, ये लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेस। ये तो आपका यहाँ से तक बेस हो गया, और ये जो एंगल बन रहा है 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच का, इसको बोल देंगे अपन पैरेलैक्स एंगल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पैरेलैक्स एंगल बोल देंगे। इसके बाद आपको बात पता है कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क आपके पास क्या है और रेडियस आपके पास क्या है, दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट थे, उनके बीच में जो रिलेटिव शिफ्टिंग हुई है वही अपना पैरेलैक्स होता है। तो यहाँ पे अपने पास एंगल तो कितना हो गया, थीटा। आर्क अपने पास कितना है, देखिए डायग्राम में, आर्क तो अपने पास ए बी हो गया, और रेडियस यहाँ से आता है ये ओ ए ले लो या फिर ओ बी ले लो, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, दोनों तो इक्वल है, वैसे डी डी के इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे आप सबकी वैल्यू रख दीजिए। ए बी की वैल्यू अपने पास स्मॉल बी है, और ओ ए की वैल्यू अपने पास कैपिटल डी है। ठीक है, ये अपने पास वैल्यूज हैं। अब इसमें से अपन को क्या है, कैपिटल डी की वैल्यू निकालनी, क्योंकि कैपिटल डी ही अपने क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एक तरीके से डिस्टेंस को नोट कर रहा है। आप सब नोट करते रहिए। तो आ जाएगा डी इक्वल टू, इसको मैं इधर से इधर ला रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, तो बी इक्वल टू अपॉन थीटा। अगर आपको पैरेलैक्स एंगल और अगर बेस का अगर पता है तो आप डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10, कॉमा, if the value of b and theta, डायग्राम रख कर रहा हूं मैं, if the value of b and theta are known, comma, the distance capital D can be determined। ठीक है, अगर आपको बी अगर पता है, बेस अगर पता चल गया, जो भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस अगर पता चल गया, और एंगल अगर आपको थीटा पता है कितना बन रहा है, तो यहाँ पे आप डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और डी ही क्या बता रहा है, वो आपका पैरेलैक्स जो डिस्टेंस होगा उस ऑब्जेक्ट का, उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वही डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना रहता है। तो आसानी से आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को पता कर सकते हो कितनी दूरी पर रखा हुआ पैरेलैक्स मेथड से। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, और ये पूरा डिस्क्रिप्शन मैथमेटिकल लिख लीजिए, और इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपकी जगह आपके काम आएगा फ्यूचर में। ठीक है, और चैनल पसंद आया है, लेक्चर पसंद आया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।